हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो 5th चैप्टर के सेकंड पार्ट में स्वागत है आपका। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, सारणीयन प्रस्तुतिकरण क्या है? सारणीयन प्रस्तुतिकरण के गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा एक टॉपिक बच गया था। तो सारणीयन विस्तृत अर्थों में कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। ऊपर से नीचे की ओर बने खानों को कॉलम या स्तंभ कहा जाता है तथा बाईं से दाईं ओर वाली रेखाओं को पंक्तियां कहा जाता है। तो ये वही जो आपको पहले जो डेफिनेशन करवाई थी सारणीयन की, वही यहाँ पर प्रयोग की गई है ताकि आपको अलग अलग डेफिनेशंस याद ना करनी पड़े। एक ही डेफिनेशन को बार बार करेंगे तो वो आपकी ज़्यादा याद होगी। तो इसके गुण क्या है? सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। तो सारणी का उद्देश्य है आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से इस ढंग से प्रस्तुत करना कि वो आसानी से समझ में आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। अगर कोई भी चीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं और वो सब आसान की बजाय उसको मुश्किल बनाती है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। तुलना में सुविधा, फैसिलिटेट कंपैरिजन, कि सारणी द्वारा आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उनकी तुलना करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। भाई अलग अलग हम कॉलम्स और उसमें दिखा रहे हैं या हम अलग अलग सारणियाँ बना रहे हैं, तो अब अलग अलग सारणियों को समझना भी आसान है और उनकी तुलना करना आसान है। अलग अलग आंकड़ों की भी तुलना सारणियों के दौरान सारणियों के साथ करनी आसान होती है, क्योंकि उनको अलग अलग वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद है सरल विश्लेषण। सारणी द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता मिलती है। अब जो हमारा अगला जो इससे अवस्था है, क्योंकि पहली अवस्था हमारी क्या थी? आंकड़ों का संकलन, उसके बाद आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, उसके बाद तीसरी है प्रस्तुतिकरण। अब चौथी क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण। तो जो हमारी चौथी अवस्था है वो इसी के ऊपर निर्भर करेगी कि कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। तो अगर आंकड़ों को सही रूप से प्रस्तुत किया गया है तो उससे विश्लेषण करना भी आसान होता है, जैसे माध्य या अपकीर्ण आदि इससे ज्ञात किए जाते हैं। चौथा, आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है। हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। यहाँ पर इन पॉइंट्स की जो इंग्लिश है वो मैंने लिखी हुई है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इसको उतारने तो बहुत बढ़िया है कि उनको भी थोड़ा टर्मिनोलॉजी से उनकी वो हो जाएगी, समझ बढ़ेगी, और अगर नहीं लिखना तो चल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले इससे थोड़ा देखकर अपनी बुक से अंदाज़ा लगाकर पॉइंट्स को वो समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ करवाई जा रही है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। सारणी द्वारा आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं, आंकड़ों को याद रखना भी सरल हो जाता है। पांचवा, मितव्ययी, इकोनॉमिकल। तो सारणी द्वारा आंकड़ों को कम स्थान पर में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके फलस्वरूप समय तथा कागज की बचत होती है। तो ये हमारी है भाई, हम सारणी क्यों बना रहे हैं, क्यों इतना आपको भी वो टॉपिक आपकी बुक में रखा गया और मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा है तभी तो बनाया जा रहा है, तभी तो आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। तो ये इसके फ़ायदे हैं क्यों हम सारणीयन प्रस्तुतिकरण पर जोर देते हैं। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करें। एक सारणी के मुख्य भाग क्या होते हैं? सारणी की संख्या भी होती है, शीर्षक भी होता है और शीर्ष टिप्पणी भी होती है। तो शीर्ष टिप्पणी क्या होता है? शीर्षक का ही जो एक उसके बारे में स्पष्टता देने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो किया जाता है वो होता है शीर्ष टिप्पणी। उसके बाद दूसरा है सारणी का मुख्य रूप से किस आधार पर विभाजन किया जाता है? तो समय अनुसार किया जाता है ना, या नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। ओके। बनावट के अनुसार किया जाता है? किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बी, इसको ठीक कर लीजिएगा।
तो उसके बाद सी हमारा है उद्देश्य अनुसार। तो हमने सारणियाँ की थी ना, उद्देश्य के अनुसार, बनावट के अनुसार, मौलिकता के अनुसार। तो यानी कि ये भी है, ये भी है, तो उत्तर क्या हुआ, बी तथा सी दोनों, यानी कि बनावट के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार। समय अनुसार वर्गीकरण का आधार है, ठीक है ना। सारणी का मुख्य रूप से किस आधार पर विभाजन किया जाता है, सारणियाँ या तो बनावट के आधार पर होती हैं, या मौलिकता के आधार पर, या उद्देश्य के आधार पर। आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो समय के अनुसार पर, या स्थान के आधार पर, या संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कभी इसको आप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, समय अनुसार पर उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर करवाया था ना इससे पहले वाले पार्ट में, तो वो आंकड़ों का वर्गीकरण है, किस आधार पर हम कर रहे हैं सारणी बनाने के लिए। ये सारणियों में फ़र्क है कि उनका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर सारणियाँ अलग अलग हो सकती हैं। एक अच्छी सारणी की विशेषता क्या है, क्या है। अब अगर ये किसी को नहीं भी पता है तब भी वो इसका आसानी से उत्तर लगा सकता है। भाई कठिन तथा मध्य तो कभी भी नहीं हो सकता उसकी विशेषता, उसका स्रोत अगर वो नहीं लिखेगा तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बना, शीर्षक अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए। चौथा, जटिल सारणी के मुख्य प्रकार हैं। अब जटिल सारणी क्या थी, जिसमें दो या दो से अधिक गुणों को दर्शाया जा रहा था, ठीक है। तो द्विगुणी, त्रिगुणी, बहुगुणी। दो गुणों को दिखा रही है तो द्विगुणी, तीन गुणों को दिखा रही है तो त्रिगुणी, और तीन से ऊपर दिखा रही है तो बहुगुणी। जब आंकड़ों को समय के अनुसार, आप देख लीजिए ये आगे ना, आंकड़ों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं उसके आधार पर। तो जब आंकड़ों को समय के अनुसार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसको हम कहते हैं अस्थायी या समय अनुसार या टेम्पोरल। अब यहाँ पर आपके ये 4 के 4 वो लिखे हैं जो जिसके आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। छठा, सारणीयन द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का मुख्य गुण क्या है, तुलना में सुविधा, बिल्कुल सही। सरल विश्लेषण, ये भी सही। तो उत्तर क्या हुआ, ए तथा बी दोनों। उसके बाद है रिक्त स्थान, ज़्यादा नहीं है आपके क्वेश्चन। पहला, आंकड़ों के संकलन तथा व्यवस्थीकरण के बाद आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की बात आती है, ये हमारी सांख्यिकी की तीसरी अवस्था है। दूसरा, सारणीयन संख्यात्मक आंकड़ों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप है, शब्दों का नहीं है। सारणी में तो हम आंकड़ों को दिखाते हैं। तीसरा, प्रत्येक सारणी में संख्या के बाद सबसे ऊपर उसका क्या लिखा होना चाहिए, शीर्षक। उपशीर्षक किसका होता है, उपशीर्षक होता है कॉलम्स का, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं उपशीर्षक। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है, सारणी में दिए गए आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए क्या देनी होती है, टिप्पणी देनी होती है, ठीक है। स्रोत तो सिर्फ हम ये बताते हैं कि वो जो आंकड़े हमने सेकेंडरी अगर लिए हैं, अगर हमने सेकेंडरी लिया, अगर हम प्राथमिक प्रयोग करें तो हमें स्रोत देने की जरूरत नहीं है। अगर हम द्वितीयक आंकड़े प्रयोग करें तो हमें ये बताने की जरूरत है कि ये आंकड़े हमने लिए कहाँ से है, ताकि जो सारणी देख रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, वो उसके बारे में अपना फैसला ले सके। पांचों, बनावट के अनुसार, तो इसका उत्तर क्या हुआ, टिप्पणी। बनावट के अनुसार जटिल सारणी के 3 प्रकार होते हैं, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। छठा, सारणी द्वारा आंकड़ों को कम स्थान पर, अगर अधिक स्थान पर ही हमें उसको प्रस्तुत करना हुआ तो हमारा सारणी का प्रयोग करने का फायदा क्या है। सारणी इसलिए बनाई जाती है कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक चीज़ों को हम दिखा सकें, अधिक अर्थपूर्ण हम उसको संख्याओं को दिखा सकें, बना सकें। सांख्यिकीय आंकड़ों का सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सारणीयन। सांख्यिकी आंकड़ों का सारणी के रूप में प्रयोग क्या है, सारणीयन। 8वां, व्युत्पन्न सारणी में आंकड़ों को क्या दिखाया जाता है, प्रतिशतों, अनुपातों के रूप में दिखाया जाता है। उनका रूप बदल दिया जाता है, जैसे वो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उससे उनका रूप बदल दिया जाता है। 9वां, सारणी की कितनी किस्में होती हैं, सारणी की 3 किस्में होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 किस्में हैं, उद्देश्य, उसके बाद मौलिकता, और तीसरी क्या है, बनावट।
तो इस प्रकार से ये हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं 5th चैप्टर से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। इससे संबंधित PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।